एवं सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2016 जीएस पेपर 2 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों की श्रृंखला है। मैं डेली 5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराता हूं। 2013 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के 2025 तक, और यूपीएससी आईएएस मेंस ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी 2001 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं क्रम वाइज मैं तीनों ऑप्शनलों को आंसर राइटिंग करा रहा हूं। अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमको कहीं से किसी भी प्रश्न को लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते हमें इसके अलावा एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 11th और 12th की, प्लस साथ साथ में हम करंट अफेयर्स पढ़ लिए तो हम सभी क्वेश्चनों को 105% मैं गारंटी लेता हूं कि आप सभी क्वेश्चनों को हल करके आएंगे। चलिए अब मैं सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम की उन अत्यावश्यक तत्वों और विषमताओं यदि कोई हो पर चर्चा कीजिए जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उपराज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकारण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा? पहले आप प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर एक पॉइंट को प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर को देने का प्रयास करने का। हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 ए एवं 239 AB जोड़े गए, जिनके माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का विशेष दर्जा तथा निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद प्रदान की गई। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय राजधानी के विशेष हितों के मध्य संतुलन स्थापित करना था। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। 69वें संशोधन के प्रमुख तत्व के बारे में देखें क्या क्या राजधानी दिल्ली क्षेत्र को दिए गए हैं। पहला पॉइंट है दिल्ली में निर्वाचित विधानसभा तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की स्थापना। दूसरा पॉइंट है उपराज्यपाल एलजी को प्रशासक के रूप में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था तथा भूमि को राज्य सूची के अपवर्जित विषयों के रूप में रखा गया है, जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। संसद को दिल्ली से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हुई है। अब हम विषमताएं एवं विवाद के कारण देखेंगे। क्या विषमताएं हैं, क्या विवाद के कारण उत्पन्न होते हैं केंद्र और राज्य के मध्य। पहला पॉइंट है अनुच्छेद 239 ए में एलजी और मंत्रिपरिषद के अधिकारों की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं हैं कि मंत्रिपरिषद के क्या अधिकार दिए गए हैं और उपराज्यपाल के क्या अधिकार दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट है डिफेंस ऑफ ओपिनियन संबंधी प्रावधान की अस्पष्टता ने टकराव को जन्म दिया है।
तीसरा है सेवाओं सर्विसेज पर नियंत्रण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय 2018, 2023 तथा जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के माध्यम से विभिन्न व्याख्याएं सामने आई हैं। अब चौथा पॉइंट देखेंगे, दोहरे उत्तरदायित्व। केंद्र एवं निर्वाचित सरकार के कारण प्रशासनिक गतिरोध की स्थिति बनी रहती है। अब हम भारतीय संघीय राजनीति पर प्रभाव के बारे में देखेंगे, क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट है सहकारी संघवाद के साथ साथ प्रतिस्पर्धी एवं संघर्षात्मक संघवाद की प्रवृत्ति उभर रही है। दूसरा पॉइंट है न्यायपालिका संघीय विवादों के समाधान में अधिक सक्रिय हुई है। तीसरा पॉइंट है केंद्र राज्य संबंधों में संवैधानिक सीमाओं और संस्थागत संतुलन की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हुई है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। 69वें संविधान संशोधन ने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन का प्रयास किया है, किंतु इसकी कुछ संवैधानिक अस्पष्टताओं ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवादों को जन्म दिया। यह स्थिति भारतीय संघवाद में सहकारी संघवाद से संवैधानिक संवाद आधारित संघवाद की ओर उभरती नई प्रवृत्ति का संकेत देती है, जहां न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाएं संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर हम इन सभी प्रश्नों को विस्तार से समझाएंगे तो कम से कम एक प्रश्न को हल करने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे और 5 प्रश्नों को हल कराने कम से कम हमको 1.5 घंटे का समय देना पड़ेगा। इसलिए हम प्रश्न के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जिसके साथ हाशिया नोट जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। अब हम भूमिका पर चलते हैं। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के भाग 21 में निहित एक विशेष प्रावधान था, जिसे जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण अस्थायी उपबंध के रूप में सम्मिलित किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य और संघ के मध्य संवैधानिक संबंधों को क्रमिक रूप से विकसित करना था। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। अनुच्छेद 370 की अस्थायित्व की सीमा के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है अनुच्छेद 370(3) के अनुसार राष्ट्रपति इसे समाप्त या संशोधित कर सकते थे, परंतु इसके लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा आवश्यक थी। दूसरा है 1957 में संविधान सभा के विघटन के बाद यह प्रश्न उठा कि अनुच्छेद अस्थायी हो गया है या नहीं। तीसरा पॉइंट है संपत प्रकाश बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 1968 तथा संतोष गुप्ता मामला 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी निरंतरता को स्वीकार किया। चौथा पॉइंट है अगस्त 2019 में राष्ट्रपति आदेश CO 272, 273 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से इसके अधिकांश प्रावधान निष्प्रभावी कर दिए गए। पांचवा पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट 2023 ने इस प्रक्रिया को संवैधानिक मान्यता प्रदान करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 वास्तव में अस्थायी प्रकृति का था। अब हम भावी संभावनाएं देखेंगे, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं।
पहला पॉइंट है जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ के साथ पूर्ण संवैधानिक एकीकरण सुदृढ़ हुआ है। एक राष्ट्र एक संविधान की अवधारणा को बल मिला है। दूसरी ओर संघवाद राज्य की स्वायत्तता तथा सहकारी संघवाद पर नए विमर्श उभरे हुए हैं। चौथा पॉइंट है भविष्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं की पुनर्स्थापना तथा राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रश्न महत्वपूर्ण बने रहेंगे। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं, कंक्लूजन देंगे। अनुच्छेद 370 ऐतिहासिक परिस्थितियों से उत्पन्न एक अस्थायी व्यवस्था थी जिसकी संवैधानिक प्रासंगिकता 2019 के पश्चात समाप्त प्राय हो चुकी है। इसकी विरासत भारतीय संघवाद, राष्ट्रीय एकीकरण तथा संवैधानिक लचीलेपन के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को रेखांकित करती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है जो अंतर विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है। चर्चा कीजिए। अब हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली स्वतंत्रता के बाद एक दलीय प्रभुत्व गठबंधन युग तथा वर्तमान में एक प्रमुख दल के प्रभुत्व वाले चरणों से होकर गुजरी है। वैश्वीकरण, क्षेत्रीकरण तथा पहचान आधारित राजनीति के प्रभाव से यह प्रणाली निरंतर परिवर्तनशील बनी हुई है, किंतु इसमें अनेक अंतर्विरोध एवं विरोधाभास भी दिखाई देते हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारतीय पार्टी प्रणाली में परिवर्तन के प्रमुख आयाम एवं अंतर्विरोध। पहला पॉइंट है एक दलीय प्रभुत्व बनाम बहुदलीय व्यवस्था। राष्ट्रीय स्तर पर एक दल का प्रभुत्व बढ़ा है जबकि राज्यों में बहुदलीय एवं क्षेत्रीय दल प्रभावी बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट है वैचारिक राजनीति बनाम अवसरवादी गठबंधन। दल वैचारिक प्रतिबद्धता की बात करते हैं किंतु सत्ता प्राप्ति हेतु परस्पर विरोधी दलों से भी गठबंधन करते हैं। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करने वाले दलों में वंशवाद एवं व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व का प्रभुत्व है। चौथा पॉइंट है पहचान आधारित राजनीति बनाम विकास की राजनीति। जाति, धर्म और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ विकास एवं कल्याणकारी राजनीति समानांतर रूप से चल रही है। अगला पॉइंट है दल बदल विरोधी कानून के बावजूद राजनीतिक अस्थिरता। विधायकों के दल बदल और विभाजन की प्रवृत्ति निरंतर बनी हुई है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय पार्टी प्रणाली संक्रमण के दौर में है जिसमें केंद्रीकरण और क्षेत्रीकरण, विचारधारा और व्यवहारवाद तथा लोकतांत्रिक आदर्श और संगठनात्मक कमजोरियों के बीच विरोधाभास विद्यमान है। इन चुनौतियों के समाधान हेतु आंतरिक लोकतंत्र, वैचारिक स्पष्टता तथा निर्वाचन सुधारों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। संघ और राज्यों की लेखाओं के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा करना अपने स्वयं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या नहीं। अब हम सबसे पहले कै के बारे में बताएंगे। अब सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै को संघ एवं राज्यों के लेखों की
परीक्षा तथा संसद द्वारा निर्धारित अन्य कर्तव्यों के निर्वहन का अधिकार प्राप्त है। कैग सार्वजनिक धन के उपयोग में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली सर्वोच्च लेखा संस्था है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला है नीति कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा के पक्ष में तर्क। पहला पॉइंट है कैग की प्रदर्शन परफॉर्मेंस लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह जांचना है कि नीतियों के क्रियान्वयन में अर्थव्यवस्था दक्षता और प्रभावशीलता का पालन हुआ है या नहीं। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। कैग डीपीसी एक्ट 1971 तथा इंटॉस एआई मानक प्रदर्शन लेखा परीक्षा को मान्यता देते हैं। तीसरा पॉइंट है 2G स्पेक्ट्रम कोयला ब्लॉक आवंटन आदि मामलों में कैग की रिपोर्टों ने प्रशासनिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ किया। चौथा पॉइंट है नीति के परिणामों का मूल्यांकन लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता को बढ़ाता है। अब हम अधिकारिता के अतिक्रमण के पक्ष में तर्क देखेंगे। क्या उसके पक्ष में तर्क देते हैं। पहला पॉइंट है कैग को नीति की उपयुक्तता तथा या राजनीतिक औचित्य पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट है नीति निर्माण और उसका मूल्यांकन मुख्यतः कार्यपालिका एवं विधायिका का क्षेत्र है। तीसरा पॉइंट है अत्यधिक सक्रियता से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः नीति के गुण दोष का परीक्षण करना कैग के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो सकता है, किंतु नीति के कार्यान्वयन संसाधनों के उपयोग तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की लेखा परीक्षा करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी का अभिन्न भाग है। इसलिए नीति कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा अधिकारिता का अतिक्रमण नहीं बल्कि सुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का माध्यम है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है उद्देश्य क्या। प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। उद्देश्य क्या। भारतीय संविधान की उद्देश्य क्या। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। ये विशेषण भारतीय राज्य की प्रकृति उद्देश्यों तथा संवैधानिक दर्शन को अभिव्यक्त करते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला पॉइंट है भारत आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। विदेश नीति रक्षा तथा आर्थिक निर्णयों में किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। अब हम समाजवादी सोशलिस्ट के बारे में। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय कल्याणकारी राज्य तथा समान अवसरों पर बल देता है। दूसरा पॉइंट है मनरेगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम और जन कल्याणकारी योजनाएं इसकी अभिव्यक्ति हैं। अब हम पंथ निरपेक्ष के बारे में देखेंगे। सेकुलरिज्म। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। अब चौथा है लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक। जनता द्वारा निर्वाचित सरकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा विधि का शासन इसकी विशेषता है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्र चुनाव और न्यायपालिका लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हैं। अब हम गणराज्य के बारे में देखेंगे। रिपब्लिक। राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। क्या ये विशेषण वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणीय हैं। अब हम इसके तर्क देखेंगे। हाँ,
सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती 1973 तथा एस.आर. बोम्मई 1994 मामलों में इन्हें संविधान की मूल संरचना का अंग माना है। दूसरा पॉइंट है, यद्यपि धार्मिक ध्रुवीकरण, आर्थिक विषमता, चुनावी धनबल तथा संस्थागत चुनौतियां इनके व्यवहारिक क्रियान्वयन पर प्रश्न उठाती हैं, फिर भी संवैधानिक व्यवस्था और न्यायिक संरक्षण इन्हें सुरक्षित बनाए हुए हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। उद्देश्य क्या कि ये विशेषण भारतीय राज्य की पहचान और संविधान की मूल संरचना के आधार स्तंभ हैं। समकालीन चुनौतियों के बावजूद ये न केवल प्रतिरक्षणीय हैं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए अनिवार्य भी हैं। HTIS में धन्यवाद।